ततारा वामीरो कथा। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इस पाठ की रूपरेखा के बारे में एक बार मैं फिर से चर्चा कर रही हूँ। ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है और इस द्वीप को दो टुकड़ों की कथा को ततारा वामीरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार किस वजह से दो टुकड़ों में ये विभक्त हो गया और इसके पीछे प्रेम प्रसंग की एक कथा है जिसका ततारा वामीरो एक प्रेमी और एक प्रेमिका थी, उन्हीं के कहानी पर आधारित है ये कि किस वजह से ये द्वीप जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था, उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा परंपराएं थीं। वामीरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी और इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह ततारा वामीरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है। उसी तरह निकोबार द्वीप समूह से पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों द्वीप एक हुआ करते थे और इसके विषय में एक कथा भी प्रचलित है। अब बारी आती है ततारा की। ततारा एक सुंदर और बलिष्ठ युवक था। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े थे उस समय वहां एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा। ततारा पासा गांव का रहने वाला था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण है कि उसे सभी लोग आदर व सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया करते थे। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी की बनी एक तलवार थी जिसे वह सदैव अपने साथ रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति थी। किसी दैवीय शक्ति का होना लोग मानते थे, उसके गांव के लोग, क्योंकि कभी भी लोगों ने नहीं देखा कि उस तलवार का वो प्रयोग कर रहा है। ततारा को कभी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए लोग मानते थे कि शायद उसमें कोई दैवी शक्ति है। उसके बाद की घटना आती है इस पाठ में कि ततारा वामीरो की मुलाकात। एक शाम जब ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसके पास एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे वह गीत इतना मधुर लगा कि वह मदहोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रृंगार गीत जो है वो दो पक्षों को लेकर होता है। कौन कौन पक्ष होता है, पहले कोई बता सकता है? श्रृंगार गीत दो पक्ष को लेकर कौन कौन से दो पक्ष हैं, कोई बता सकता है? संयोग और वियोग, यानी मिलन और विरह, इन दोनों को आधार बनाकर श्रृंगार गीत बनता है। संयोग का भी हो सकता है, वियोग का भी हो सकता है, यानी प्रेमी प्रेमिका के संयोग यानी उनके मिलन का भी हो सकता है और उनके विरह का भी हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो एक युवती पर नजर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। इसी समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। वह युवती वामीरो थी जो लपाती गांव की रहने वाली थी। याद रखेंगे आप लोग, वामीरो के गांव का नाम था लपाती और ततारा के गांव का नाम था पासा। दोनों दो गांव के थे। ततारा का वामीरो से अनुरोध। गीत रुकते ही ततारा बेचैन हो गया और उसने वामीरो से पूछा कि उसने गीत गाना बंद क्यों कर दिया। इस पर वामीरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वह छिपकर उसका गाना क्यों सुन रहा है। ततारा ने उसकी बात न सुनकर फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार वामीरो ने उससे बेरुखी से बात की और ततारा उससे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में वामीरो ने उससे पूछा कि क्या वह इस गांव का नियम नहीं जानता जो बार बार गीत गाने के लिए कहे जा रहा है। यह कहकर वह वापस जाने लगी तो ततारा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वह उसे माफ कर दे क्योंकि वह उसे देखकर विचलित हो गया था। उसने वामीरो से उसका नाम पूछा। वामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो।
रस घोल देना मतलब कोई मीठी सुरीली आवाज, यानी वामिरों की आवाज बहुत मीठी थी, बहुत ही सुरीली थी। तो ततारा को मानो ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में रस घोल दिया हो। उसने वामिरों से फिर अगले दिन उसी स्थान पर आने के लिए कहा, लेकिन वामिरों ने अनमने ढंग से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस भागी। लेकिन मन ही मन वह स्वयं भी ततारा से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो भी ततारा को पसंद करने लगी थी। इसके बाद ततारा ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। इसके बाद की घटना, वामिरों की बेचैनी। वामिरों पर ततारा का प्रभाव जम चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार ततारा का चेहरा आ जाता था। उसने ततारा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी। बहुत सी बातें यानी किस तरह की बातें? उसकी प्रसिद्धि की बातें सुनी थी, उसके व्यवहार के बारे में सुना था कि वो बहुत मददगार किस्म का युवक था। किंतु वह उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे ततारा ऐसा ही युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी। ततारा को देखने के बाद वामिरों को लगा कि मैंने तो इसी तरह के जीवन साथी की कल्पना की थी, और मेरे सपनों का जो मेरा जीवन साथी, मैंने जो उसे कल्पना में सोचा था, यह युवक ठीक उसी तरह का है। और लेकिन परेशानी किस बात की थी कि वह उसके गांव का नहीं था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी का यह नियम यह था कि किसी बाहरी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता। यानी दोनों के विवाह के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। बात आ रही समझ में? लेकिन दोनों दो गांव के थे, जिसकी वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकती थी, और यही सबसे बड़ी समस्या उन दोनों के लिए थी। इसके बाद इसी कारण वह निराश हो गई और वह उसे भूलने की कोशिश करने लगी। फिर ततारा वामिरों का पुनर्मिलन। दोनों एक दूसरे से कम मिलते थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि दोनों को मिलना ही पड़ा। ततारा और वामिरों दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे, इसलिए उनका समय काटना कठिन हो गया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, ततारा उसी स्थान पर पहुंच गया और वामिरों को ढूंढने लगा जहां वह उसे कल मिली थी। अचानक उसने नारियल के पेड़ों में वामिरों की छाया को देखा, जो छिपते छिपाते उससे मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक देखते रहे। अब ततारा वामिरों की मुलाकात का भेद खुल गया। अब दोनों रोज उसी स्थान पर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और यह बात सारे गांव में फैल गई। दोनों को उसके गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अतः दोनों का संबंध संभव नहीं है। परंतु दोनों पर गांव वालों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे इसी प्रकार समुद्र के किनारे रोज मिलते रहे। वामिरों के अपमान पर ततारा की प्रतिक्रिया। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं एवं युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन, उत्सव, नृत्य, भोजन आदि का आयोजन होता था। किंतु ततारा यहाँ भी वामिरों को ही तलाशता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है। यह वामिरों थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी और धीरे धीरे उसके रोने का स्वर ऊंचा होते गया। उसके रोने की आवाज सुनकर वामिरों की माँ वहां आई और उसने ततारा का बहुत अपमान किया। ततारा से यह सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया। इसके बाद वह उसे खींचते खींचते दूर तक चला गया। तलवार को जमीन में गाड़े हुआ द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। और अब आप लोगों को समझ में आया कि यही वजह थी इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दो टुकड़ों में विभक्त हो जाना। बात आई समझ में? यही वजह थी। यानी ततारा के अपमान के बाद ततारा से बर्दाश्त नहीं हुआ और जिस लकड़ी की तो तलवार का उसने कभी कभी प्रयोग नहीं किया लोगों के सामने, मजबूरी में आकर उसने उस तलवार को निकाला और क्रोध के साथ उस तलवार से पूरी शक्ति से धरती में उसे गाड़ दिया और अंडमान निकोबार को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जहां तक ततारा की तलवार धरती में लगी थी, वहीं से धरती के दो भाग हो गए। अब ततारा एक ओर खड़ा था और वामिरों दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर वह चिल्ला पड़ी, ततारा ततारा ततारा। अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और ततारा जिस भाग पर खड़ा था वह भाग अब धरती में धंसने लगा था। यस
अचानक हमने उसे रिमूव कर दिया। अचानक उसे होश आया कि उसने छलांग लगाकर ततारा अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और ततारा जिस भाग पर खड़ा था वह भाग अब धरती में धंसने लगा था। अचानक उसे होश आया कि उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश की, किंतु उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी और वह समुद्र की ओर फिसलने लगा। इस समय उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं, एक ही शब्द निकल रहा था और वह शब्द था वामीरो। इस तरह वामीरो भी उसका नाम पुकार रही थी। तब तक ततारा लहूलुहान होकर अचेत पड़ गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो अभी तक दूसरे भाग से संयोगवश जुड़ा हुआ था। यानी जिस भूखंड को उसने दो टुकड़ों में विभक्त किया, उसी भूखंड से, वो भूखंड जो था संयोग से दूसरे भूखंड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था और वह उसी अंतिम भूखंड पर लहूलुहान होकर और अचेत यानी बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ततारा वामीरो का अंत। ततारा बहता हुआ कहाँ गया और उसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। दूसरी ओर वामीरो ततारा का वियोग सहन कर पाने में असमर्थ हो चुकी थी। वह रोज उसी स्थान पर जाती और ततारा को ढूंढती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग हो गई। यानी मानसिक रूप से वह अर्थ विक्षिप्त हो गई थी। यानी जिस लड़के को उसने प्रेम किया, उसके साथ विवाह का उसने स्वप्न देखा, किंतु एक गांव की एक परंपरा, एक ऐसी रूढ़िवादी परंपरा जिसके कारण उन दोनों को अपने प्राण से हाथ धोने पड़े। गांव के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश नहीं की। गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो टूटेगी नहीं, सिर्फ तुम लोग अपने प्रेम को भूल जाओ और तुम लोग इस नियम को मत तोड़ो। और इस तरह से दोनों का अंत हो गया। और अंत में ततारा वामीरो की कथा का यह प्रभाव पड़ा कि आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। ततारा वामीरो के बलिदान के पश्चात निकोबारी दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। वैवाहिक संबंध में आने वाले इस परिवर्तन को शायद ततारा वामीरो के बलिदान ने संभव किया है। यानी जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब गांव वालों ने इस परंपरा को बदल दिया। लेकिन जब तक वो जीवित थे, तब तक गांव वाले उस परंपरा को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इन दोनों की मृत्यु के बाद, यानी ततारा वामीरो की मृत्यु के बाद, गांव से ये परंपरा समाप्त हो गई। अब दूसरे गांव के लड़कों के साथ, किसी भी दो गांव के रहें या एक ही गांव के रहें, यह कोई जरूरी नहीं था विवाह के लिए कि दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। दोनों अगर दो गांव के भी हैं तो उनका वैवाहिक संबंध आपस में हो सकता है। और इस तरह से यह परंपरा समाप्त हुई। तो अब प्रश्न यह उठता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न कि रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना अच्छा है। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसमें से कुछ मैंने प्रश्न भी लिखवाया था। हाँ, एक ये प्रश्न, और शक्ति प्रदर्शन के लिए प्राचीन काल में जिस समय की यह कथा है, उस समय मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। इस पार्ट से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और रूढ़ियाँ यानी दोनों के ततारा और वामीरो की प्रेम कथा से संबंधित दोनों की चारित्रिक विशेषताएं, और ये परंपरा पहले क्या थी, बाद में कैसे परंपरा टूटी, और फिर अंत में क्या हुआ दोनों का। परंपरा जब टूट गई तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण देकर, जान देकर किसी परंपरा को तोड़ना, है ना, ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी समाज को बहुत परंपराओं का पक्षधर नहीं होना चाहिए, और खासकर ऐसी परंपराएं जो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी परंपराओं का टूटना ही उचित होता है। समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये नियम भी परिवर्तित होना चाहिए। पुरानी परंपराओं की लकीर पीटते रहना
यह उचित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी। अब प्रश्न यह है कि इस पाठ से बहुत सारे मुहावरे हैं, आप उन सभी मुहावरों को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे मुहावरों का, और फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, आपके व्याकरण के अनुसार, आपके सिलेबस के हिसाब से वाक्यों को परिवर्तित करना भी, निर्देशानुसार वाक्यों को परिवर्तित करना, यानी मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, इस तरह के वाक्य भी इस पाठ से आप ढूंढेंगे, क्योंकि व्याकरण के लिए अलग से किसी अन्य किताब की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके इसी पाठ में है। और हर पाठ में मुहावरे भी दिए हुए हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित भी दिए हुए हैं, ये आप लोग खोजेंगे और कर लेंगे। ठीक है, अब बात होती है इस पाठ से, मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ, कला समेकन। कला समेकन का अर्थ होता है किसी भी विद्यार्थी द्वारा पूर्व संकलित या पूर्व निर्धारित या उससे अधिक शिक्षण प्राप्ति कर पाना, कला को परखना। यानी कला समेकन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों की कला कौशल को परखना नहीं है, बल्कि कला के माध्यम से विषय ज्ञान को परखना, यानी विषय का ज्ञान कितना आपको है, इसके माध्यम से, कला के माध्यम से। तो विद्यार्थी विषय को कितना समझ पाए, यही समझना कला समेकन गतिविधियों का उद्देश्य होता है। तो अब मैं इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहला पाठ गतिविधि के लिए, यानी क्रियाकलाप के लिए आप कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रदत्त गतिविधि में पाठ के अंतर्गत आने वाले, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इस गतिविधि में क्या करना है कि पाठ के अंतर्गत आने वाले किसी भी दृश्य में से किसी भी एक दृश्य की चित्रमयी प्रस्तुति तथा उसका अपने शब्दों में वर्णन। यानी कोई भी एक दृश्य आप ले लीजिए, इसमें इस पाठ में बहुत सारे दृश्य हैं, किसी भी एक दृश्य की चित्रमयी प्रस्तुति आप लिखते चलें। इसको क्या करना है, सभी बच्चे इसको लिखते चलें। वैसे मैं आप लोगों के ग्रुप में भी इसको डाल दूंगी और ग्रुप में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगी कि कैसे क्या करना है, लेकिन पहले समझा दे रही हूँ कि किसी भी एक दृश्य की चित्रमयी प्रस्तुति तथा उसके अपने शब्दों में वर्णन। जैसे भी आप लोग को चित्र आता है, आप चित्र बनाएंगे किसी भी एक दृश्य को लेकर और उसको अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। दूसरा है पशु पर्व हेतु आमंत्रण प्रपत्र तैयार करना। आमंत्रण पत्र यानी क्या चीज, पशु पर्व हेतु आमंत्रण, सूचना। सूचना आप लोगों को लिखाया गया है ना, हेलो, क्लास 10th में सूचना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सूचना का फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ, लिखा चुकी हूँ। तो इसी पशु पर्व हेतु आपको सूचना तैयार करना है कि कैसे आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं, पशु पर्व हेतु। दूसरा है कहानी का मौलिक अंत, यानी ये कहानी जो है इसका मौलिक अंत कैसे होगा। ये अब जैसे कोई शाम का एक वर्णन है कि शाम को ततारा ने किसी को गाते हुए सुना और वह उस धुन का पीछा करते करते वहां पहुंचा और उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, एक लड़की की, एक युवती के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब वह उसका गाना सुनने लगा, अचानक गाना बंद हो गया, तो उसने उस लड़की से कहा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। तो इस तरह की जो दृश्य है, किसी भी एक दृश्य को, जिसको आप लोग को जो भी दृश्य लगे उसको आप लिख सकते हैं, उसका चित्र बनाएंगे और उसके बारे में कम से कम 5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन लिखेंगे। फिर एक नारियल के पेड़ की ओट से वामीरो छिप कर देख रही है ततारा को, और ततारा बालू पर बैठा हुआ उसी जगह पर समुद्र तट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। इस दृश्य को आप लिख सकते हैं गतिविधि के रूप में। फिर वामीरो के पास आना और ततारा को यह कहना कि तुम गाना क्यों रोक दी, गाओ, ये दृश्य। ठीक है, बहुत सारे इसमें दृश्य हैं, पशु पर्व वाला भी दृश्य है, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये कल्पना करके इसी पाठ से किसी भी दृश्य को, उसके बाद, और ये सिर्फ इसी पाठ का नहीं, आगे भी और किसी पाठ को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ततारा वामीरो कथा का मौलिक अंत, जैसे कहानी में जब
वामीरों की माँ और उसके गांव वालों का स्वर ततारा के विरुद्ध हो रहा था, तो उस समय ततारा बहुत दुखी हुआ और उसका अंत किस तरह से हुआ, यानी दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मौलिक अंत। उसके बाद आमंत्रण पत्र तैयार करना, सूचना मुहावरा वृक्ष, जैसे वृक्ष बनता है ना, तो इस पाठ से भी बना सकते हैं आप लोग। बड़े भाई साहब पाठ में भी बहुत सारे मुहावरे हैं, इसमें भी है, और इसी तरह बहुत सारे पाठ हैं। तो आप लोग एक वृक्ष बनाएंगे, वृक्ष की पत्तियां बना बना कर उसमें मुहावरा लिखेंगे, और थोड़ा पत्तियों को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि उसमें मुहावरा लिखकर उसका अर्थ उसमें अट जाए। इतना बड़ा, ये सब मैं भेज दूंगी आप लोगों को आज। मुहावरा वृक्ष बनाकर सब दिया हुआ है, उसको आप लोग जरा देखेंगे। ठीक है, कला अपनी अपनी कॉपी में नहीं करना होगा, तो हर किसी को अलग अलग ही करना होगा, और अलग अलग ही उसको, जैसे मैंने जितना बताया उसको अपनी कॉपी में आप लोगों को करना है। और या तो आप एक जो आता है ना बायोशीट, एक तरफ लकीर खींची रहेगी और दूसरी तरफ वाइट, बात आ रही समझ में, वैसा खरीद लें वैसा, हाँ उसमें बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसको कवर करके ऊपर में अपना आप लोग नाम वगैरह लिख देंगे, और किस पार्ट से संबंधित आप बना रहे हैं। अभी तक जितने पार्ट हुए हैं और आगे भी होगा, तो सबसे पहले आप लोग इसी पार्ट से बनाएं। बड़े भाई साहब पाठ भी हैं, उसका भी बहुत सारा दृश्य है। ये पाठ भी है ततारा वामिरो कथा, जिसकी जिसकी जिस पार्ट से इच्छा हो, एक बार मैं आप लोग को देखने के लिए भेज दूंगी ग्रुप पर, आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग को मिल जाएगा थोड़ा क्लू कि किस तरह से बनेगा, उसी के आधार पर आप बनाएंगे। बात आ रही समझ में? तो ये इस तरह से आपके पोर्शन के हिसाब से, जो आपका पोर्शन है उसके हिसाब से ये आपका बनेगा। अब चैप्टर आपको अपना पसंद करना है, ठीक है, लेकिन एक ही चैप्टर का बना के नहीं छोड़ देना है। उचित तो होगा कि 2-3 चैप्टर का, जैसे ततारा वामिरो कथा हो गया, बड़े भाई साहब, और किस पाठ का हुआ है, और कौन कौन से पाठों की पढ़ाई हो चुकी है बताइए। हाँ